हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो आरओ का एग्ज़ाम होना है उसके लिए 60 नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा हिंदी लैंग्वेज है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यूथ कंपटीशन की बुक से ये जो मतलब एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। अर्थात एक्सरसाइज का मतलब वो वाली एक्सरसाइज नहीं जो फैट घटाने के लिए होता है, वो वाली एक्सरसाइज जिससे हम अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट 2 वीडियो में कंप्लीट करते हैं, अर्थात एक वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा हुआ था, मतलब कि वीडियो नंबर 3 में। आज हम लोग वीडियो नंबर 4 लेकर के आए हैं और इसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। और पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब देखिए कि 10 क्वेश्चंस लगातार इसी से रिलेटेड आएंगे आपको। तो ऑप्शंस देखें, अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ्य। तो आपने एक शब्द सुना होगा किंचित मात्र, इस बात में सत्यता नहीं है। तो किंचित मात्र अर्थात बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की बातें हैं। हमसे कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इन सबको अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला ही हो जाएगा, क्या? अकिंचन। ठीक है, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या शब्द होगा? अकिंचन हो जाएगा। किंचित मतलब होता है कि बिल्कुल भी नहीं, इस टाइप का। ठीक है, और आकुंचन, अलभ्य, ये सब नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंत्यज। अंत्यज के लिए कह रहे हैं कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। ऑप्शंस देखें, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो देखिए डी वाला हो जाएगा, यानी कि तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, अंत्यज, और ये बहुत ही गंदा शब्द है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और भी ऑप्शन। जैसे पहले वाला को देखें कि अंडे से पैदा होने वाला, इसके लिए भी इसी से मिलता जुलता एक शब्द यूज होता है, और वो क्या है? वो है अंडज। ठीक है, तो अंडे से पैदा होने वाले के लिए क्या कहेंगे? अंडज। अंत्यज क्या है? तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वालों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है, यानी कि जिसकी जीविका ना निश्चित ना हो, अर्थात वो सरकारी नौकरी ना कर रहा हो या फिर प्राइवेट में भी किसी ऐसी जगह पे काम ना कर रहा हो जहाँ पे मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिल जाती हो, महीना पूरा हुआ कि आपको पेमेंट आ गई। तो इस तरह से अगर कोई काम नहीं कर रहा है, अनिश्चित टाइम का ही उसका जीवन यापन हो रहा है, तो अब बताइए उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखें, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, सी में है अर्ध रोजगार, चौथा है आकाश वृत्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि आकाश वृत्ति। ठीक है, तो कहीं से भी कहाँ तक लगेगा नहीं आपको कि अनिश्चित जीविका के लिए इस तरह का शब्द होगा, लेकिन सही यही है कि अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द है वो हो जाएगा आकाश वृत्ति। अन्य जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देखते चलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है क्या? आंशिक सेवा। तो आंशिक सेवा का मतलब थोड़ी मात्रा में की गई सेवा, अर्थात भरपूर सेवा नहीं करना है, थोड़ा सा ही सेवा करना है, तो वो आंशिक सेवा हो जाएगी। अस्थायी सेवा का क्या होगा? तो अस्थायी सेवा का हो जाएगा मतलब कि अस्थायी रूप से ना की गई हो ऐसी सेवा। अर्ध रोजगार का क्या होगा? तो अर्ध रोजगार का हो जाएगा हमारा कि मतलब कि पूरी तरह से रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत ही रोजगार है, थोड़े समय के लिए ही रोजगार जो मिलता है वो हो जाएगा अर्ध रोजगार। लेकिन जो कह रहे हैं कि अनिश्चित जीविका, इसके लिए सही शब्द तो ये हो जाएगा हमारा मतलब कि आकाश वृत्ति। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस पर हमला ना किया गया हो, तो इसको पूछ ही क्यों रहे हैं, कह रहे हैं इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शंस, पहला आक्रांता। तो आक्रांता तो ये होता है ना कि जो व्यक्ति मतलब कि आक्रमण करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है आक्रांता। ठीक है, तो जो भी अरब से लोग आए हमारे यहाँ, हम लोग मतलब हमारे यहाँ आए, आक्रमण किए, उन्हें हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि आक्रांता था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा आक्रामक। तो आक्रामक जो है जनजातियां आपको मिल जाएंगी, आक्रामक प्रजातियां मिल जाएंगी। अयोध्या तो बिल्कुल नहीं भैया, अयोध्या तो राम भगवान की जन्म भूमि है। अनाक्रांत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनाक्रांत। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 35 नंबर का। क्या हो रहा है इसमें?
और ये कह रहे हैं कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मंथर, दीर्घसूची, सत्वर या फिर मंदाक्रांता। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला वाला, यानी कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मंथर, और जो दूसरों के घर में तोड़फोड़ करवाता है उसको क्या कहते हैं, मंथरा। तो देखिए दीर्घसूची, सत्वर और मंदाक्रांता ये इसका नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो मंदाक्रांता दिया है ना इसको क्या कहते हैं, तो 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम होता है मंदाक्रांता। ठीक है, उत्तर क्या इसका होगा, पहला वाला, यानी कि मंथर, जो बहुत मंद गति से काम करे, धीरे धीरे जुगुर जुगुर काम करने वाले के लिए क्या कहते हैं, मंथर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, विवेकी, चतुर, ज्ञानी या दूरदर्शी। तो भैया ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी तो नहीं होगा, पहला वाला हो जाएगा विवेकी। ठीक है, अर्थात कहते हैं ना कि वो जो भी काम करते हैं अपने विवेक से करते हैं, अर्थात उचित अनुचित के बारे में पहले सोच लेते हैं उसके बाद कोई काम करते हैं। तो उचित अनुचित को सोच कर जो काम किया जाता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, विवेकी व्यक्ति है भैया वो। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चालाक को चतुर कहते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता हो, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो ज्ञानी है, और जो दूर तक सोचता हो उसके लिए दूरदर्शी शब्द का यूज़ किया जाता है। 37 को देखिए, कह रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखें, द्वंद्वग्रस्त, तो भैया किसी चीज़ में अगर द्वंद्व है तब तो द्वंद्वग्रस्त होगा, तो ये तो नहीं होगा। भ्रमित, तो ये भी नहीं होगा। दुविधाग्रस्त भी नहीं होगा। सी वाला हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़, अर्थात जो अपने कर्तव्य का निश्चय ही न कर सके उसके लिए एक शब्द जो यूज आएगा वो हो जाएगा किम कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन सी वाला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा कि भैया सनातन हो जाएगा। जैसे सनातन धर्म है वो युगों युगों से चला आ रहा है, अनेक युगों से चला आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं कि ऐसा कवि जो तत्काल एक सही शब्द नहीं, इसका होगा ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो भैया आधा तो इसका क्वेश्चन में गायब है, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा। यहाँ देखिए उल्टा सीधा हो गया है। ऑप्शंस देखें, कविराज, महाकवि, आशु कवि और कविश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा सी वाला, अर्थात आशु कवि। ठीक है, तो ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है आशु कवि। और अदर ऑप्शंस देखें तो कवियों के भैया जो राजा हैं कविराज हो जाएंगे, कवियों में महान के लिए महाकवि हो जाएगा, और कवियों में ईश अर्थात कविश। ठीक है, 40 नंबर कह रहे हैं कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अर्थात मतलब पापा भले ही एक हो मम्मी अलग अलग हो, तो उस तरह के जो भाई हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। तो जाहिर सी बात है कि अन्योदर हो जाएगा। ठीक है, सहोदर मतलब एक ही माँ के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हों उन्हें हम कहते हैं सहोदर। दूरस्थ तो भैया जो दूर होगा उसके लिए कहेंगे। औरस जो होता है ना, ये जाने रहिए ये किसके लिए यूज होता है, तो औरस का मतलब होता है कि अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है उसको कहा जाता है औरस। अगले क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो अब वाक्य शुद्धिकरण से क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहे हैं कि मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना। साफ साफ गलत है भैया, उसने बाजार नहीं जाना, कितना अजीब लग रहा है सुनने में। हम तो आपको बता दिए थे। फिर कह रहे हैं मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। यह तो सरासर गलत है कि मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पहला ही ठीक है भैया कि मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, पहला वाला विकल्प है सही। आगे देखते हैं, और आप देखें कि लिंग वचन की दृष्टि से आगे के जो मतलब कि वो सेंटेंसेस हैं वो रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शंस देखें, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, बेकार बात है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यही ठीक है, बी वाला एकदम ठीक हो जाएगा। और विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये भी नहीं होगा। बी वाला एकदम ठीक हो जाएगा कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध बताना है हमें। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो ये भैया देखिए अहिल्या गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, अहल्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य मतलब यहाँ पे तो वाक्य शुद्धिकरण में पूछा गया है, वैसे भी पूछा जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में, तो इसको थोड़ा नोट करके रख लीजिए। अहिल्या या अहिल्या नहीं होता, क्या हो जाएगा, अहल्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन
ये वाला तो रॉन्ग है। दूसरा कह रहे हैं कि राजीव निरपराधी है, तो आप देखिए जो निरपराधी है ये वर्ड होता ही नहीं है हिंदी की डिक्शनरी में, ये एक रॉन्ग जो है शब्द है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध। अर्थात अगर आप इस वाक्य को सही करना चाहें तो क्या हो जाएगा, राजीव एक निरपराध व्यक्ति है, ठीक है, या राजीव निरपराध है, कुछ भी। कह रहे हैं कि अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम सही है, तो भैया ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो देखिए संवाद गलत लिखा है। संवाद कैसे लिखा जाएगा, संवाद इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि आधा माँ लगा है तो क्यों गलत है, तो इस वजह से गलत है कि आप देखें जो का खा गा घा अंगा होता है, यानी कि जैसे का वर्ण में आप देखें का खा गा घा अंगा आया, चा वर्ण में चा छा जा झा ई आया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा आया। तो आप देखिए जो पंचम अक्षर है यानी कि अंगा अड़ा, ये जो शब्द है ना, ये आप कैसे यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने कोई भी शब्द लिखा, ठीक है, कुछ भी शब्द लिखा और उसमें संवाद यहाँ पे है, संवाद पाफा बा भमा यारा लवावा, तो संवाद तो नहीं, लेकिन सपोज दैट आपको वो लिखना हो गंगा लिखना हो सपोज दैट, ठीक है, एक वर्ड नहीं याद आ रहा था, ठीक है, तो सपोज दैट आपको गंगा लिखना हो तो आप गंगा इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप गंगा कैसे लिख सकते हैं, तो गंगा ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, गंगा। तो ये भी गंगा शुद्ध है, ये भी गंगा शुद्ध है। लेकिन अगर आप सपोज दैट कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हैं जिसमें जो पंचम अक्षर है वो उसी वर्ग से नहीं आ रहा है, तो फिर वो मतलब कि जो वर्ड लिखा गया है वो रॉन्ग लिखा गया। जैसे आप यहाँ देखिए संवाद, ये जो संवाद है ना ये रॉन्ग इसी वजह से है क्योंकि जो शाह है ना संवाद, ये सॉरी जो माँ है ना, ये आप देखिए पा फा बा भा मा, ठीक है, और या रा ला वा, तो ये जो माँ है वो कहाँ से आ रहा है, पा वर्ग से आ रहा है। जबकि आप देखें या रा ला वा, ये जो है पा वर्ग में शामिल नहीं है। पा वर्ग में अगर ये कोई भी शब्द होता, पापा बाबा माँ से कोई भी एक वर्ड अगर इसमें आया होता, तब तो आप आधा माँ जो है मतलब अनुस्वार के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से आप देखिए कि यहाँ पे ये जो शब्द है वो रॉन्ग है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको संवाद लिख सकते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, फिर हम अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, तब शायद और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो फिर हम और ना कई सारे जो है एग्जाम्पल्स खोज के लाएंगे, तब शायद अच्छे से समझ आ जाए। कह रहे हैं कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या है। तो शेर को देखा होश उड़ गया, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। शेर को देखकर भयभीत हो गया, नहीं, बदलना थोड़ी ना है। शेर को देखकर वो बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो भैया डी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने, ये तो वैसे भी बेकार है, इसको पढ़ने लायक ही नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है या फिर यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। तो वैसे सामान्यतः ना अगर पहली नज़र में देखें तो दूसरा वाला हमें सही लग सकता है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं होगा, पहला वाला सही होगा कि भैया यहाँ गन्ना जो है ना वो रखा हुआ है, गन्ना कभी का हुई हो, लेकिन जो रस मिलता है ना वो ताज़ा मिलता है, यानी कि गन्ना की पेराई तुरंत की जाएगी और तुरंत आपको बना करके रस दिया जाएगा। सांझ सवेरे वाला बासी रस आपको नहीं मिलेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, रॉन्ग बताना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक भी लिखा है और ऊपर से कह रहे हैं पहुंच गए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक, प्रत्येक, एक एक, ये सभी ना सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक वचन की संज्ञा है, तो उनके साथ जो क्रिया यूज होगी वो सिंगुलर फॉर्म की यानी कि एक वचन की यूज होगी। अर्थात इसको आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ना कि पहुंच गए, ठीक है। तो उत्तर यही वाला सही हो जाएगा क्योंकि यही रॉन्ग दिया है। सड़क पर बहुत भीड़ है, तो ये ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी ठीक है। अब देखिए, अब आ गया ना, यहाँ पे देख लीजिए,
अब देखिए यहाँ पे जो संबंध लिखा हुआ है वो एकदम सही लिखा है। क्यों? क्योंकि सा के बाद माँ आधा लिखा हुआ है, बा लिखा हुआ है। ये लोग चाहते हैं तो सा के ऊपर जो है अनुस्वार के रूप में ना, मतलब कि वो बिंदी जो होती है ना उसको लगाकर भी इसको ठीक लिख सकते थे, लेकिन ये भी सही लिखा है। क्यों सही लिखा है? क्योंकि आप देखिए जो बा लिखा हुआ है ना, पा फा बा भा मा, ये पा वर्ड से आता है। तो आप देखिए जो पा वर्ग है उसी में आपको पा भी मिलेगा, फा भी मिलेगा, बा भी मिलेगा, भा मिलेगा और मा मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो आप देखिए ये पंचम अक्षर माँ जो है वो इसी वर्ग से संबंधित है जिस वर्ग से संबंधित है बा। इस वजह से यहाँ पे आप आधा माँ लिखे हैं, तो ये ठीक है। सेम कंडीशन आप देखिए यहाँ पे संबंध के बाद जो बा के बाद आधा ना और धा है, तो अब देखिए त थ द ध न होता है ना, त थ द ध न, तो ये देखिए ता वर्ग से संबंधित है और ना को इन्होंने आधे के रूप में यहाँ पे यूज किया है। क्यों? क्योंकि भैया धा जो है वो इसी वर्ग से संबंधित है। तो जो पंचम अक्षर है उसको आप आधा करके कब यूज करेंगे? जब उस वर्ग से संबंधित जो उसमें लेटर है वो लिखा है। तो अगर किसी और वर्ग से संबंधित लिखा है तब फिर वहां पे आप बिंदी लगा के काम चलाइए। आपको आधा ना या आधा जो है माँ ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो सेम वर्ग का ही जो पंचम अक्षर है आप उसे अनुस्वार के रूप में यूज कर सकते हैं। कुल मिला के ये छोटी सी बात है। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो इसका उत्तर मैंने बताया कि नहीं कि हर एक खिलाड़ी, हाँ ठीक है, पहला वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, इस तरह से होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आपको हम निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। तो चलिए चुन लेते हैं। कह रहे हैं कि उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। इतना साहित्यिक हिंदी लिखा हुआ है सच में इसमें। तो आपको बताना है ना कि जो अंतरस्थलीय लिखा हुआ है उसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, अर्थात इन्होंने जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अंतरस्थलीय, तो ये जो है इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा? अंतस्थलीय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, पहला वाला ही ठीक है भैया। देख लीजिए, मतलब वर्तनी शुद्धिकरण है, वर्तनी शुद्धिकरण को आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो सब एक ही जैसा लगेगा और देख करके ही, ऑब्जर्व करके ही इसको समझा जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है अंतस्थलीय ये एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है और यही जो प्रतिद्वंदिता है इसको आपको शुद्ध लिखना है। तो देखिए प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं, प्रतिद्वंद्विता या फिर ये भी नहीं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बी वाला होना चाहिए। ठीक है, बी वाला, प्रतिद्वंद्विता। और इसको कैसे और लिखा जा सकता है ये भी देख ही रहिए, वरना पता चला कि एग्जाम में दूसरी तरह से आ गया तो फिर आप कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, बताया ही नहीं गया। तो भैया कैसे लिख सकते हैं? प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो वाह है ना यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रतिद्वंद्विता, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो यहाँ तो आप देखिए प्रतीक्षा भी गलत लिखा है, प्रतीक्षा दरअसल ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ किस कर रहे हैं, तो उद्ग्रीव जो है वो कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्ग्रीव तो होता नहीं, आप यहाँ देखिए सेम है, तो जाहिर सी बात है रॉन्ग है। उद्ग्रीव या उद्गीर्व या फिर ये भी नहीं। देखिए भैया बी वाला ठीक हो जाएगा, उद्ग्रीव। ठीक है, क्या होगा? उद्ग्रीव। ध्यान से देख लीजिए। 50वें नंबर का क्वेश्चन देखें कि संस्कृत जो है ना वो संश्लिष्ट भाषा है। देखिए दरअसल ये संश्लिष्ट यहाँ पे शुद्ध लिख उठा है, इस वजह से इसका आप शुद्ध देखे रहिए। जो बुक में दिया था ना वो ऐसे दिया हुआ था, संश्लिष्ट। कैसे दिया था? संश्लिष्ट ऐसे दिया था। तो इसका आपको शुद्ध यहाँ पे बताना था। तो ये देखिए संश्लिष्ट यहाँ शुद्ध ही लिख उठा है, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, और ये क्या कह रहे हैं कि भैया भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है, अर्थात निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प जो है वो छांटना है। और अगर अभी तक बने हुए हैं वीडियो में तो भैया प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। क्या कह रहे हैं? नाव शब्द दिया हुआ है, बताइए जो अन्य ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा वो ऑप्शन है जो इसके जैसा नहीं है, अर्थात इससे रिलेटेड नहीं है। तो नाव का देखिए बेड़ा डोंगी तरी तुरंग, तो बेड़ा डोंगी तरी तुरंग एक तरह से आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगा, तुरंग। क्यों भैया? तुरंग मतलब तो घोड़ा होता है।
क्या होता है? तुरंग मतलब घोड़ा या अश्व होता है, जबकि नाव से संबंधित है बेड़ा, डोंगी, तरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मार्तंड, सूर्य भगवान की बात हो रही है। दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, यति। तो भैया यति तो नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है, यति जो है वो स्त्रीलिंग होना चाहिए और सूर्य भगवान तो पुल्लिंग है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो यति का मतलब क्या होता है? हालांकि देख के भले लग रहा है, लेकिन यति को जो यूज़ किया जाता है वो सन्यासी के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि ये सन्यासी का क्या है? पर्याय है। ठीक है, तो सूर्य का जो पर्याय है दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड है, यति नहीं है। यति का मतलब क्या होता है? तो यति का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, सन्यासी का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि जो अक्षी शब्द है ना, बताइए इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, यानी इसके पर्याय कौन से नहीं है। आभा, नयन, लोचन, चक्षु। पहले तो यही पता होना चाहिए कि अक्षी मतलब होता क्या है। तो अक्षी मतलब भैया आँख होता है। ठीक है, तो आँख के पर्यायवाची आपको नयन भी मिलेंगे, लोचन भी मिलेंगे, चक्षु भी मिलेंगे। आभा नहीं होगा, तो आभा तो किरण मतलब किरण का पर्यायवाची होता है, तो ये नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। अगला अर्णव शब्द दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अर्णव में आप बताइए उदधि, जलधि, पन्नग और रत्नागर। तो अर्णव, उदधि। ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर है मतलब ये सी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पन्नग मतलब होता है सर्प या सांप, पर सर्प या सांप, जबकि रत्नाकर, उदधि, जलधि और ये रत्नाकर वगैरह ये किसके पर्यायवाची हैं भैया? अर्णव। ये सभी ना समुद्र के पर्यायवाची हैं। किसके? समुद्र के। तो समुद्र का पर्यायवाची पन्नग कैसे हो जाएगा? अर्थात समुद्र का पर्यायवाची भैया सांप थोड़े ना होगा, तो यही उत्तर हो जाएगा सी वाला। रसाल की बात हो रही है, तो रसाल भैया बचपन से रटाया जा रहा है। अमृत, फल, हेम, अम्ब और आम। तो रसाल मतलब के लिए यही जानिए होता क्या है? आम होता है। तो आम का देखिए अमृत फल भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्या हेम होता है? हेम तो मेरे ख्याल से सोने को कहते हैं ना, तो ये नहीं होगा भैया। गोल्ड, गोल्ड, हेम मतलब गोल्ड होता है, अर्थात सोना होता है, तो ये तो नहीं होगा। अम्ब भी होगा, आम्र भी होगा, तो बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात बी वाला ही रॉन्ग है, बाकी सब सही है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि निम्नांकित या रेखांकित शब्दों का निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उद्यान शब्द दिया हुआ है। कह रहे हैं कि उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं। अब आप बताइए कि कौन सा इसमें जो विकल्प है वो उद्यान का पर्यायवाची नहीं है। आराम, कुसुम, अरण्य, बगीचा। अब देखिए कुसुम मतलब होता है पुष्प या फूल, तो ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कह रहे हैं कि सन्यासी गह्वर में आसन लगाते हैं। तो ये जो गह्वर है ये क्या है? गह्वर। ठीक है, तो सन्यासी गह्वर में आसन लगाते हैं, इसका इसका क्या हो जाएगा? मतलब सन्यासी गह्वर में आसन लगाते हैं, इसमें आपको बताना है कौन गह्वर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखें, कंदरा, वृक्ष, खोह या फिर दरी। क्या हो जाएगा इसका? तो आप देखें कि वृक्ष जो है वही इसका सही उत्तर होगा। गह्वर का वृक्ष पर्यायवाची नहीं है, जबकि कंदरा भी है, खोह भी है, दरी भी है। तो ये वृक्ष क्या होगा? वृक्ष का मतलब होता है सूखा या शुष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कपड़ा जो शब्द है ना, इसका आपको बताना है कि कौन इसमें पर्यायवाची नहीं है। पट, पोशाक, अम्बु, परिधान। तो अम्बु मतलब तो पानी होता है, तो ये कैसे हो जाएगा? यही वाला गलत है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें कि कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय। आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है? खूब रटाया गया है बचपन से लेकर के, हाई स्कूल इंटर में जरूर पढ़ा होगा आपने। रत्नाकर, सोना, स्वर्ण या फिर कंचन। तो कनक, कनक मतलब होता है सोना। अब बताइए इसमें कौन सोने का पर्याय नहीं है? तो भैया का सोने का स्वर्ण हो जाएगा, हेम हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, रत्नाकर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रत्नाकर मतलब होता है समुद्र। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। और हमसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखें, महीप, विप्र, भूसुर या फिर द्विज। तो जाहिर सी बात है महीप नहीं होगा भैया। कहाँ महीप, कहाँ ब्राह्मण बेचारा जो घर घर भीख मांग रहा है। तो महीप का क्या हो जाएगा? राजा, महाराजा, विप्र। ठीक है, सॉरी विप्र नहीं, राजा हो जाएगा, करें विप्र। तो राजा जो है ना वो समुद्र का महीप का पर्यायवाची है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यही पहला वाला रॉन्ग है, बाकी सब तो ठीक ही है। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा, जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ आई होंगी। और अगर सब समझ आया है तो भैया लाइक वाइक करके शेयर वेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और घटना चक्र से जुड़ना ना भूलें। और अगर आप लोगों में से कोई भी भाई बहन पेट का जो एग्ज़ाम है
उसके लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको सिलेबस और नोटिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताई हुई है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिलेबस है वो आपके काम का है तो फिर ठीक है, फॉर्म वॉर्म भरिए, वरना फिर छोड़िए। चलिए फिलहाल के लिए ये रही आज की वीडियो, और फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।